चलो, रिस्क की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। रिस्क क्या होता है? पोटेंशियल लॉस। थ्रेट्स ऑफ वल्नरेबिलिटीज की वजह से जो भी नुकसान होता है उसे रिस्क कहते हैं। थ्रेट्स क्या होता है? थ्रेट्स हैज अ पोटेंशियल टू कॉज डैमेज। थ्रेट मतलब जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है उसे थ्रेट कहते हैं। रिस्क एक एक्सपेक्टेशन है कि थ्रेट आया और डैमेज हो गया। अनसर्टेनिटी ऑफ लॉस मतलब कितने चांसेस है उस लॉस के होने के। तो लॉस होगा उसकी वजह से जो डैमेज होगा वो सिर्फ इमीडिएट नहीं होता, लॉन्ग टर्म पे भी आपको नुकसान हो सकता है। जैसे आपकी गुडविल रेपुटेशन का नुकसान हो सकता है। कितने चांसेस हैं कि वो थ्रेट आएगा और अटैक कर जाएगा किसी सिस्टम पे, डिपेंड्स ऑन कि कितने चांसेस हैं कि वो थ्रेट आया और उसका क्या कॉन्सिक्वेंस पड़ा। आ गया, आने के चांसेस 80% है, कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा पड़े या कम पड़े, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको जो अटैक हुआ है वो कम हुआ है या ज्यादा अटैक। ठीक है, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थे अपने रिस्क के। नेक्स्ट टॉपिक अपन आज पढ़ेंगे डेटा रिलेटेड रिस्क में, जो चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। आज अपन पढ़ेंगे रिस्क मैनेजमेंट एंड इसकी कुछ रिलेटेड टर्म्स। रिस्क मैनेजमेंट एंड रिलेटेड टर्म्स। रिस्क को मैनेज करना मतलब अपन यहाँ पे तीन चीजें देखते हैं। क्या क्या? सबसे पहले तो आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करोगे कि क्या रिस्क आ रहा है। फिर उसको असेस करोगे कि वो बहुत ज्यादा है या कम है या कैसा लेवल का है। फिर उसको मिटिगेट करने की कोशिश करोगे। मिटिगेट मतलब उस रिस्क को अपन कम करने की कोशिश करते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट में इट इज अ प्रोसेस ऑफ, सबसे पहले आप असेस करते हो क्या रिस्क आ रहा है, फिर स्टेप्स लेते हो उस रिस्क को कम करने के लिए, उसको एक्सेप्टेबल लेवल पे लाने के लिए, और उसको मेंटेन करने की कोशिश करते हो उस लेवल को। मतलब आप आइडेंटिफाई करते हो, मेजर करते हो, मिनिमाइज करते हो वो सारे इवेंट्स जिसकी वजह से रिस्क आ सकता है। तो रिस्क को मैनेज करना, पहले आइडेंटिफाई करो क्या रिस्क आ रहा है, फिर उसको कम करने की कोशिश करो, एक्सेप्टेबल लेवल पे लाओ, उस लेवल को मेंटेन करने की आप अपनी कोशिश करो। उसे क्या कहते हैं? रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। असेट्स। अच्छा, किस चीज को असेट कहते हो? Asset, देखो, एक तो ये लैपटॉप है जो मैं यहाँ जिससे पढ़ा रही हूँ। एक मेरे घर पे कोई लैपटॉप पड़ा है, वो खराब हो चुका है। ठीक है, आप किसको असेट कहोगे? इस लैपटॉप को या जो घर पे पड़ा है, या दोनों को, या किसी को भी नहीं? किसको? उसको क्यों नहीं बोला जो मेरे घर पे खराब पड़ा? वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहा, वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहा, वो मेरे बिजनेस के सर्वाइवल के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये वाला लैपटॉप मेरे बिजनेस के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। मुझे थोड़ा सा कुछ लिखवाना है असेट्स के लिए। कितना सा है? पेपर पे लिख लो या जो भी आपकी शीट्स होती है उस पर लिख लो। हेडिंग डालो असेट्स, लिखो। असेट्स एक लाइन लिखो, इसके अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट असेट्स का ही रिस्क मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट असेट्स का ही रिस्क मैनेजमेंट करेंगे। इंपॉर्टेंट असेट्स का ही रिस्क मैनेजमेंट करेंगे। फिर ये बनाना शुरू कर दो जो मैं बना रही हूँ। असेट क्या होती है? जिसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए, नॉट इजीली रिप्लेसेबल, विदाउट कॉस्ट, स्किल एंड टाइम, without which organization is threatened. Survival is difficult. Old computers are not
assets. असेट किसे कहते हैं? जिस चीज की कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, कोई कीमत के इतने रुपए का ये सामान आता है, उसको आसानी से रिप्लेस नहीं कर सकते बिना कॉस्ट, बिना टाइम और बिना स्किल के। एंड जो बिजनेस के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, उसके बिना बिजनेस का सर्वाइवल मुश्किल हो, उन चीजों को असेट कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये असेट है मेरी, तो मेरे को इसको प्रोटेक्शन देनी है, इसका रिस्क मैनेजमेंट करना है। जो असेट ही नहीं है उसको क्यों अपन रिस्क को मैनेज करें, उस पर क्यों अपन अपना समय बर्बाद करें। असेट क्या होती है? Asset can be defined as something of value to the organization. For example, information in electronic या physical form, software systems, employees जो है वो organization की assets हो सकती है। Organization के लिए information भी asset है कि सॉफ्टवेयर जो है वो भी उसके assets हैं और employees जो है वो भी assets हैं। Assets का nature कुछ भी हो, characteristics होती है, क्या होती हैं? उनकी कोई वैल्यू होनी चाहिए, आसानी से रिप्लेस नहीं किए जा सके बिना कॉस्ट, टाइम, स्किल, रिसोर्स के। दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की आइडेंटिटी, मतलब उसके बिना ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल मुश्किल हो। The data classification would normally be proprietary, highly confidential, even top secret. असेट्स ऐसे भी हो सकते हैं कि वो प्रोप्राइटरी सिर्फ एक जने की है, हाईली कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है या फिर बहुत ज्यादा टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन है। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पर्सनल जो स्टाफ है, सिक्योरिटी स्टाफ, उस इट इज द पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पर्सनल कि वो आइडेंटिफाई करे कि क्या थ्रेट्स आ रहे हैं, अगर थ्रेट आ गए तो उसकी वजह से क्या नुकसान हो सकता है और मुझे क्या सेफगार्ड्स लगाने चाहिए, कौन सी एसेट्स को मुझे बचाना चाहिए। तो जो पर्सनल है उसकी ये जिम्मेदारियां हैं कि वो ये ध्यान रखे क्या थ्रेट्स आ सकते हैं मेरे इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर, मेरे सेट्स के ऊपर। अगर वो थ्रेट आ गया तो कितना नुकसान होगा और मुझे कितना सेफगार्ड्स पे लगाने चाहिए। तो ये अपन ने पढ़ लिया एसेट्स। देन नेक्स्ट है आपका वनरेबिलिटीज। वनरेबिलिटीज का मतलब क्या होता है बच्चे? वनरेबिलिटीज का मतलब जो कमियां रह जाती हैं, जो वीकनेस रह जाती है, उसे अपन क्या कह देते हैं? वनरेबिलिटीज कह देते हैं। मैं कुछ लिख रही हूँ, छोटा सा है, छोटा सा लिख लो। वनरेबिलिटी, वीकनेस, स्टैंडर्ड सेफगार्ड माइनस एक्चुअल सेफगार्ड। एग्जाम्पल, 100 सिक्योरिटी गार्ड्स ने चाहिए थे, मैंने लगाए 90 सिक्योरिटी गार्ड्स। जो 10 मिसिंग है वो 10 मेरे लिए कौन सा सेक्शन हो गया? वनरेबल सेक्शन। क्या वनरेबिलिटीज मतलब जो भी कमियां रह जाती हैं उसे वनरेबिलिटी कहते हैं। होने चाहिए थे 100
सिक्योरिटी गार्ड्स पर मैंने 90 लगा दिए, जो 10 नहीं लगाए, जो मिसिंग सेक्शन था, फिर उसकी वजह से थ्रेट अगर हो सकता है, तो उसे अपन क्या कह देते हैं, वनरेबिलिटीज कह देते हैं। तो वनरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो भी वीकनेस रह जाती है आपके सिस्टम के सेफगार्ड्स में, जिसकी वजह से थ्रेट आ सकता है, उसे वनरेबिलिटी कह सकते हैं। वीकनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम में भी रह सकती है, क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम में भी रह सकती है, या अदर कंपोनेंट्स में वीकनेस रह सकती है, हार्डवेयर के अंदर, इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर, उसकी वजह से थ्रेट आ सकता है। वनरेबिलिटी अलाउ करता है थ्रेट को कि आओ और हमें नुकसान पहुंचा के जाओ। तो वनरेबिलिटी ऐसा भी हो सकता है कि पुअर एक्सेस कंट्रोल लगा रखे हैं, मतलब नीड टू नो एंड नीड टू डू बेसिस पे एक्सेस राइट्स देने चाहिए, पर मैंने वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं लगाए, कोई भी कुछ भी एक्सेस कर पा रहा है, तो वो सेक्शन वनरेबल हो गया और वहां से थ्रेट आने के चांसेस आपके ज्यादा हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स दिए वनरेबिलिटीज के, आपने अपने घर का मेन दरवाजा खुला छोड़ दिया, कोई भी आराम से चोर भी आसानी से घुस सकता है। पासवर्ड बहुत छोटा है, तो कोई भी उसको पासवर्ड को क्रैक कर सकता है, इसलिए कहते हैं पासवर्ड की लेंथ बड़ी होनी चाहिए। नॉर्मली वनरेबिलिटी होने के लिए कम से कम इनमें से एक कंडीशन होनी चाहिए। वनरेबिलिटी, मैं सिस्टम को वनरेबल कब कहूंगी, जब इन चारों में से कोई भी एक कंडीशन उस सिस्टम के अंदर होगी। अलाउ एन अटैकर टू एग्जीक्यूट कमांड्स एज अनदर अटैकर किसी और यूजर के नाम पे कोई और कमांड एग्जीक्यूट कर पा रहा है, तो वो वनरेबल सिस्टम है। अर्पिता के नाम पे अगर कोई और मेरा ईमेल आईडी ओपन कर पा रहा है, तो मतलब वनरेबल है, कुछ ना कुछ कमी रह गई थी। अलाउ एन अटैकर टू एक्सेस डेटा, अलाउ एन अटैकर टू एक्सेस डेटा दैट इज हाँ, allow an attacker to access data that is contrary to specified access restriction for data। अगर अटैकर ऐसे डेटा को एक्सेस कर पा रहा है जो रेस्ट्रिक्टेड था, तो मतलब वो सिस्टम वनरेबल है। अटैकर दूसरी एंटिटी जैसे पोज कर पा रहा है, कोई अर्पिता को पोज कर पा रहा है, मतलब मेरी आइडेंटिटी प्रूफ में कोई कमी रह गई थी। अलाउइंग अटैकर टू कंडक्ट अ डिनायल ऑफ सर्विस, बच्चे डिनायल ऑफ सर्विस क्या था, मना कर दिया कि हम सर्विस नहीं दे सकते, डिनायल ऑफ सर्विसेज। अपने ई कॉमर्स के रिस्क में भी डिनायल ऑफ सर्विसेज का एक रिस्क पढ़ा था, तो मैंने अमेजोन फ्लिपकार्ट का कोई एग्जाम्पल बताया था कि फ्लिपकार्ट अवेलेबल होते हुए भी बोल रहा है कि मैं सर्विसेज नहीं दे सकता। तो अगर अटैकर डिनायल ऑफ सर्विसेज कर पा रहा है, मतलब आपके सिस्टम में कुछ ना कुछ कमी रह गई, वो वनरेबल सिस्टम है। तो इन चारों में से कोई भी एक कंडीशन होनी चाहिए, तब मैं कहूंगी कि वो सिस्टम वनरेबल है। कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, या तो अटैकर एग्जीक्यूट कर पा रहा है किसी और का कमांड, या कोई एक्सेस कर पा रहा है जो डेटा रेस्ट्रिक्टेड था, या वो किसी और की जैसे पोज कर पा रहा है, या फिर वो डिनायल ऑफ सर्विसेज कंडक्ट कर पा रहा है, मतलब वो सिस्टम क्या है, वनरेबल। यहाँ तक रिवाइज करते हैं जो भी पढ़ा, फिर शिद्धार्थ आगे का पढ़ेंगे। अपन पढ़ रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट और उसके कुछ टर्म्स। रिस्क मैनेज करना, पहले आइडेंटिफाई करो क्या रिस्क है, फिर इसको कैसे कम कर सकते हैं, एक्सेप्टेबल लेवल, और उसी को मेंटेन करने की कोशिश करो। फिर आपने पढ़ी असेट्स, असेट्स मतलब के और के लिए उसे असेट्स कह सकते हैं। वैल्यू होनी चाहिए, इजीली रिप्लेस नहीं कर सकते विदाउट कॉस्ट टाइम एंड एफर्ट्स, एंड उसके बिना सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल होना चाहिए। ये पर्सनल की जिम्मेदारी है कि वो आइडेंटिफाई करे क्या थ्रेट्स आएगा, क्या डैमेज हो सकता है, और कौन से सेफगार्ड्स मुझे लगाने चाहिए। वनरेबिलिटी का मतलब जो भी कमी रह गई आपके सिस्टम में, चाहे वो इंफॉर्मेशन सिस्टम में हो, चाहे वो क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम में हो, चाहे वो इंटरनल कंट्रोल्स में हो, हार्डवेयर में कमी रह गई। वनरेबिलिटीज अलाउ करती है कि थ्रेट आओ और नुकसान पहुंचा जाओ, डैमेज कर जाओ। एग्जाम्पल क्या, वनरेबिलिटी के एक्सेस कंट्रोल सही नहीं है आपके, फ्रंट डोर आपने ओपन छोड़ दिया, पासवर्ड शॉर्ट है आपके। आप कब कहोगे कि वो सिस्टम वनरेबल है, जब इन चारों में से कोई भी एक कंडीशन को फुलफिल करेगा, क्या वो किसी और का कंट्रोल एक्सप्लोर कर पा रहा है, एक्सेप्ट कर सकता है, रेस्ट्रिक्टेड डेटा क्लोज कर पा रहा है, कैसा है, वनरेबिलिटी। नेक्स्ट क्या है, थ्रेट। थ्रेट के लिए दो लाइन लिखो बुक में। इट इज एन एक्शन और इवेंट it is an action or event which will compromise
which will compromise system's ability and quality, which will compromise systems ability and quality to inflict harm to the organization, inflict harm to the organization. तो थ्रेट क्या होता है? ऐसी चीज जिसकी वजह से सिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है, उनको क्या सबको क्या कह देते हैं? थ्रेट। तो थ्रेट मतलब कोई भी इवेंट, कोई भी सर्कमस्टांसेस जिसकी वजह से और सॉफ्टवेयर सिस्टम को नुकसान हो सकता है। कोई अनऑथराइज्ड बंदा एक्सेस कर रहा है, डिस्ट्रक्शन हो रहा है, किसी ने मॉडिफाई कर दिया, इस सब चीजों की वजह से थ्रेट हो सकता है। हर एक सिस्टम में डेटा होता है और डेटा किसी भी सिस्टम के लिए फ्यूल है, उसको चलाने के लिए डेटा चाहिए, बिना डेटा के सिस्टम नहीं चल सकता। तो बेसिकली डेटा क्या होती है? एक असेट। असेट और थ्रेड्स क्लोजली रिलेटेड है। असेट है तो थ्रेट होगा उसके ऊपर, अगर असेट ही नहीं है तो मेरे को डर किस चीज का? किसी चीज को नुकसान नहीं हो सकता। तो थ्रेट जो है बिना असेट के नहीं एग्जिस्ट कर सकता। तो थ्रेट का मतलब कोई भी सर्कमस्टांसेस, कोई भी इवेंट जिसकी वजह से आपके सिस्टम को, इंफॉर्मेशन सिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है। उसमें अनऑथराइज एक्सेस हो सकता है, कोई मॉडिफिकेशन, डिस्ट्रक्शन, ये सब चीजें थ्रेट्स होती हैं आपकी। डिनायल ऑफ सर्विसेज सब थ्रेट होता है। हर एक सिस्टम में डेटा होता है और डेटा उसके फ्यूल होती है। फ्यूल मतलब असेट है, बिना असेट के थ्रेड नहीं हो सकता। ये दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं। एक्सपोजर, एक्सपोजर का मतलब क्या होता है बच्चों? एक्सपोजर का मतलब कितना नुकसान हो गया, और थ्रेट आ गया, उसकी वजह से आपको क्या नुकसान हो गया। लिख लो, दो तीन लाइनें हैं बुक में, लिख लो एक्सपोजर का। एक्सटेंट ऑफ लॉस, extent of loss, for example, goodwill loss, customer loss, financial loss, full stop. It could be short term or long term. It could be short term or long term. रेट की वजह से तो नुकसान हुआ, एक्सपोजर देखेगा कितना नुकसान हुआ। एक्सटेंट ऑफ लॉस कितना हुआ, ऑर्गेनाइजेशन को जब रिस्क आ गया तो कितना लॉस फेस करना पड़ा। इमीडिएटली कितना लॉस नहीं, रियल में हार्म कितना हुआ वो देखा जाता है। अभी मेरे 2 लाख का नुकसान हो गया सॉफ्टवेयर गया तो, पर उससे मेरी गुडविल चली गई, मेरा ये डेटा चला गया, मेरी ये सीक्रेसी चली गई। लॉन्ग टर्म तक आपको रियल हार्म कितना हुआ वो अपन एक्सपोजर से निकालते हैं। बिजनेस का नुकसान हो सकता है, सिस्टम में जो मिशन है उसका नुकसान, आपकी रेपुटेशन का नुकसान, प्राइवेसी का नुकसान, रिसोर्सेज का नुकसान, ये सारे नुकसान आपके हो सकते हैं। तो इसे अपन क्या कह देते हैं? एक्सपोजर कह देते हैं। अब वनरेबिलिटीज, थ्रेट्स एंड एक्सपोजर, इन तीनों के लिए मिलाकर मुझे कुछ लिखवाना है, आधा पन्ना है, तो आप जगह देखकर आधे पन्ने पे लिख लो, पेज पे लिखो।
क्लियर? क्या बच्चों? लाइवलीहुड, लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है, कितने चांसेस हैं कि वो थ्रेट अगर हो सकता है। लाइवलीहुड के लिए 3 लाइनें लिखवानी है, बुक में जगह तो बुक में लिख लो। पिक्चर को अलग क्या हो गया? 3 लाइनें लिखवानी है, फटाफट लिखो लाइवलीहुड के लिए। लाइवलीहुड के लिए 3 लाइनें लिखवानी है। डिसाइड द प्रायोरिटी ऑफ रिस्क, to decide the priority of risk, comma, exposures and likelihood, priority of risk, comma, exposures and likelihood are considered. For example, failure in CA exam has more and more exposure, as failure in CA exam has more probability and more exposure. That's why it is considered first. That's why it is considered first. कौन से रिस्क के होने के चांसेस ज्यादा है? बीकॉम और सीए में सीए का आपको डर ज्यादा है, इसलिए आप सीए के लिए कंट्रोल्स लगाते हो, सीए के लिए पढ़ाई ज्यादा करते हो ताकि आपको डैमेज बेयर ना करना पड़े। तो क्या होता है बच्चे, लाइवलीहुड आपके वो नीचे लिखे हुए हैं। अरे likelihood of threat occurring is the estimation of probability that the threat will succeed or achieving an undesirable event। कि threat आ जाएगा, कितने चांसेस है थ्रेट आने के, तो ये हमें देखना बहुत जरूरी है ताकि हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से थ्रेट को हमें प्रेफरेंस देनी है और कौन से को हमें नहीं देनी। अटैक, अटैक का मतलब क्या होता है बच्चों? हमला। अटैक का मतलब एक लाइन बुक में लिख लो, confidentiality, availability, integrity,
कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी कॉमा अवेलेबिलिटी कॉमा इंटीग्रिटी पे आ जाए। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी पे आ जाए उसे क्या कहते हैं? अटैक। आन बान शान पे नुकसान पहुंचाना उसे अटैक कहते हैं। मेरे 100 के 100 सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे फिर भी मेरे ऊपर अटैक हो गया, उसे क्या कहूंगी? अटैक। मैं 5 के 5 चैप्टर पढ़ के गई फिर आउट ऑफ द कोर्स मेरा पेपर आ गया, उसे कहूंगी अटैक। आन बान शान को नुकसान पहुंचाना उसे कहते हैं अटैक। मोदी जी की भाषा में आन बान शान हो। हाँ जी बच्चे, अटैक पढ़ो। अरे सुन लो। An attack is an attempt to gain unauthorized access to the system service or to compromise the system defendability. उसको compromise करना। अगर सॉफ्टवेयर टर्म्स में बात करेंगे तो अटैक का मतलब क्या होता है? एक इंटेंशनल फॉल्ट, जानबूझकर आप गलत कर रहे हो। जनरली बाहर का बंदा वो गलत करता है, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी को नुकसान पहुंचाने के लिए। आप डिफीट कर रहे हो इंफॉर्मेशन सिस्टम सेफगार्ड्स। सारे सेफगार्ड्स लगे हुए हैं, 100 के 100 सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर रखे हैं, फिर भी आप उनको डिफीट कर कर अंदर घुस रहे हो, उसे क्या कह देंगे? अटैक कह देंगे। द टाइप ऑफ अटैक एंड डिग्री ऑफ सक्सेस डिटरमाइन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अटैक। किस तरीके का अटैक हो रहा है और कितने चांसेस है कि वो सक्सेस हो जाएगा, उस पर डिपेंड करेगा कि उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस अपने ऊपर पड़ेगा। तो अटैक का मतलब क्या होता है बच्चों? अटैक का मतलब कोई भी अनऑथराइजली मेरे सिस्टम को एक्सेस कर रहा है, कोई भी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी को नुकसान पहुंचा रहा है, उसे क्या कह देंगे? अटैक। कितने चांसेस हैं? कोई भी आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम सेफगार्ड्स को डिफीट कर रहा है तो उसे कहेंगे अटैक। क्या अटैक है, कितने चांसेस है वो सक्सेस हो जाएगा, उस पर डिपेंड करेगा कि अगर वो आ गया तो उसका कॉन्सिक्वेंस अपने ऊपर क्या पड़ेगा। एंड लास्ट जो की टर्म्स है वो है आपका काउंटर मेजर। काउंटर मेजर एक बुक में लिख लो, काउंटर मेजर के लिए लिख लो कंट्रोल्स। एग्जाम्पल, वायरस के लिए अपन लगाते हैं एंटीवायरस, उसे काउंटर मेजर कह दोगे आप। फायर के लिए आप लगा दोगे फायर एक्सटिंग्विशर, उसे अपन काउंटर मेजर्स कह देंगे। ये जो एंटीवायरस और ये फायर एक्सटिंग्विशर्स है, ये दोनों के दोनों क्या है? आपके काउंटर मेजर। जो भी रिस्क से बचने के लिए जो भी कंट्रोल्स लगाते हैं उन सबको क्या कहा जाता है? काउंटर मेजर्स कहा जाता है। तो काउंटर मेजर क्या है? कोई भी एक्शन, कोई भी डिवाइस, कोई भी प्रोसीजर, टेक्निक, कुछ भी जिसकी वजह से आप वल्नरेबिलिटी को कम कर रहे हैं सिस्टम के, उसे काउंटर मेजर कह देते हैं। जैसे कि स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, आईडी पासवर्ड, थंब इम्प्रेशन, आई रेटिना, इसकी वजह से जो अपन कंट्रोल्स लगा सकते हैं ताकि वल्नरेबिलिटी नहीं होगी सिस्टम के अंदर। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और कॉन्फ़िगरेशन फाइल में पासवर्ड स्टोर नहीं होना चाहिए। पासवर्ड ऐसी जगह स्टोर करो जो एक सिक्योर मैकेनिज्म में हो जहां तक कोई और नहीं पहुंच पाए। तो ये सब क्या हो गया आपके काउंटर मेजर। तो अपन ने बच्चे कौन से की टर्म्स पढ़ लिए? अपन ने पढ़ा असेट्स, एक्सपोजर, क्या होता है उसके रिलेटेड टर्म्स, अपन ने ये सातों के सातों टर्म्स पढ़ने। तो रिस्क एनालिसिस मतलब आइडेंटिफाई करो क्या रिस्क आ सकता है और उस पर हमें क्या कंट्रोल्स लगाने चाहिए, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हो क्या रिस्क आ रहा है, क्या वल्नरेबिलिटीज आ रही है, आ गया तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, कितना नुकसान हो जाएगा, ये सब चीजें अपन यहाँ पे देखते हैं। अगर रिस्क आ गया तो अब उसको मैनेज करने के लिए आप कौन सी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट कर सकते हैं? तो इसे कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। रिस्क को कम करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? सबसे पहली स्ट्रैटेजी है टॉलरेट और एक्सेप्ट द रिस्क। आप जानबूझकर, आपको पता है ये रिस्क आ रहा है, आपको पता है ये रिस्क आ रहा है, जानबूझकर उस रिस्क को अपन टॉलरेट कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक लाइन लिख लो बुक में इसी के लिए, टॉलरेट और एक्सेप्ट के लिए।
मंथ में एक दो बार लाइट जा रही है, मंथ मंथ महीना, मंथ में एक दो बार लाइट जा रही है 4-5 मिनट्स के लिए, तब तक टॉलरेट, तब तक टॉलरेट। आफ्टर दैट अप्लाई कंट्रोल मेजर्स, तब तक टॉलरेट, आफ्टर दैट अप्लाई काउंटर मेजर्स। देखो, रिस्क इतना छोटा है, रिस्क इतना मिनिमल है कि उसकी वजह से मेरे बिजनेस को कोई नुकसान नहीं हो रहा। मुझे पता है 1 महीने में एक दो बार 5-7 मिनट के लिए लाइट जाती है, तो मैं अलग से इन्वर्टर बैटरी बैकअप नहीं रखूंगी। क्यों? क्योंकि 4-5 मिनट अगर 1 महीने में लाइट जा रही है तो मेरे बिजनेस को कोई नुकसान नहीं हो रहा। तो मैं सोचते समझते हुए उस रिस्क को एक्सेप्ट कर रही हूँ। मुझे पता है ये रिस्क आ रहा है और मैं उसको टॉलरेट कर रही हूँ, एक्सेप्ट। अगर लाइट 5-6 घंटे के लिए डेली जाने लग गई तब अपन उसके लिए कंट्रोल मेजर्स लगाएंगे, तब अपन इन्वर्टर बैटरी बैकअप्स वगैरह अपन लगाना शुरू कर देंगे। तो टॉलरेट और एक्सेप्ट द रिस्क। कुछ रिस्क बहुत छोटे होते हैं कि उनका इनका इम्पैक्ट बहुत कम है, उनके आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इस केस में आप जान पूछ कर उस रिस्क को एक्सेप्ट करते हैं। एज अ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इज अप्रोप्रिएट, एज वेल एज पीरियोडिकली रिव्यू करते रहते हैं कि वो रिस्क जो है वो लो ही है ना, ज्यादा हो गया तो हम उस पर काउंटर मेजर्स लगा। तो टॉलरेट और एक्सेप्ट द रिस्क की कई बार रिस्क बहुत छोटा होता है, उसकी इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो भी बहुत कम है, आने के चांसेस भी बहुत कम है। तो आप सोचते समझते हुए उस रिस्क को एक्सेप्ट करते और टाइम फ्रेम रिव्यू करते रहते हैं कि वो रिस्क छोटा ही है ना, भी बड़ा नहीं हुआ। नेक्स्ट क्या है? टर्मिनेट और एलिमिनेट द रिस्क। टर्मिनेट एलिमिनेट मतलब जिस चीज से डर लगता है उसको छोड़ दो। अगर आपको सीए से डर लगता है छोड़ दो, बीकॉम कर लो। ये होता है तरीका रिस्क को मैनेज करने का। लिखो, हाँ, ऐसे कैसे छोड़ दो, मत छोड़ो। ठीक है। लिखो, टर्मिनेट एलिमिनेट के लिए मुझे 3-4 लाइनें लिखवानी है, जगह लिख लो। एलिमिनेट के जिस चीज से डर लगता है वो छोड़ दो, जिस चीज से डर लगता है वो छोड़ दो। फॉर एग्जाम्पल, वो आपको हमेशा याद रहेगा। सीए से डर लगता है छोड़ दो, बीकॉम कर लो। सीए से डर तरीका है, स्ट्रैटेजी है रिस्क को मैनेज करने की। छोड़ दो, छोड़ ही क्यों मैं कर दूं? जिस चीज से डर लगता है उसे छोड़ दो, चीज से डर लगता है उसे छोड़ दो, बीकॉम कर लो। Terminate or eliminate the risk. It is possible for a risk to be associated with the use of, हो सकता है रिस्क टेक्नोलॉजी सप्लायर या वेंडर की वजह से कोई रिस्क आ रहा हो, तो आप रिस्क को एलिमिनेट कर सकते हो बाय रिप्लेसिंग दूसरी टेक्नोलॉजी, दूसरे प्रोडक्ट्स के आप उसको रिप्लेस कर दो। ज्यादा केपेबल सप्लायर्स ले आओ, दूसरे वेंडर्स के साथ काम करना शुरू कर दो। तो वो रिस्क क्या हो जाएगा आपका? एलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आपका रिस्क क्रिएट हो सकता है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी सप्लायर्स और वेंडर। तो आप क्या करते हो? टेक्नोलॉजी की जगह दूसरा प्रोडक्ट काम में लेने लग जाओ, नए सप्लायर्स नए वेंडर्स के साथ काम करने लग जाओ, तो आपका रिस्क टर्मिनेट हो जाएगा। ट्रांसफर और शेयर द रिस्क, इसके लिए ब्रैकेट में लिख लो इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी। अपना रिस्क किसी और को ट्रांसफर कर दो, इंश्योरेंस करवा लो हर चीज का, तो रिस्क आपका ट्रांसफर हो जाएगा। रिस्क मिटिगेशन अप्रोच कैन बी शेयर्ड विद ट्रेडिंग पार्टनर्स एंड सप्लायर्स का शेयर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आउटसोर्सिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। इस केस में सप्लायर्स मिटिगेट्स द रिस्क एसोसिएटेड विद मैनेजिंग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बाय बीइंग मोर केपेबल एंड हैविंग एक्सेस टू मोर हाईली स्किल्ड स्टाफ देन प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या लाइन कह रही है? इस लाइन में क्या काम कि अगर आपके खुद के पास आईटी स्टाफ इतना अच्छा नहीं है, फिर आपको समझ नहीं आ रहा है इस लैपटॉप को कैसे मैनेज करें, प्रोजेक्टर को कैसे मैनेज करें, तो बेटर तरीका ये काम आप आउटसोर्स कर दो। ऐसे बंदे को, ऐसी कंपनी को जो स्किल्ड सेट, जिसके पास सफिशिएंट स्किल सेट हो, तो वो अपने आप जानते हैं कंप्यूटर को कैसे मैनेज करना है, लैपटॉप को, प्रोजेक्टर्स को कैसे मैनेज करना है। क्योंकि मुझे नहीं आता तो वो काम मैंने आउटसोर्स कर दिया, ट्रांसफर कर दिया।
दूसरा मिटिगेट करने का तरीका क्या है? आपने वो काम किसको दे दिया? इंश्योरेंस प्रोवाइडर को वो काम दे दिया। तो सारा रिस्क किसके हाथों में आ गया? इंश्योरेंस कंपनी के हाथों में सारा रिस्क चला गया। नेक्स्ट क्या है? ट्रीट और मिटिगेट द रिस्क। अब रिस्क को अपन एक्सेप्ट कर रहे हैं, हाँ रिस्क आया, अगर वायरस आ रहा है तो मैं उसके लिए क्या लगा रही हूँ? एंटीवायरस, ब्रैकेट में लिख लो एंटीवायरस। तो कम करने के लिए अब आप काउंटर मेजर्स लगा दो, ट्रीट और मिटिगेट। वेयर अदर ऑप्शंस हैव बीन एलिमिनेटेड, तो सुटेबल कंट्रोल्स लगा दो ताकि रिस्क आए तो उसका इफेक्ट अपन कम कर सकें। टर्न बैक का मतलब इग्नोर, देखो इग्नोर, लीस्ट बॉर्डर्ड। फॉर एग्जाम्पल सुनामी, सुनामी आने के चांसेस नेग्लिजिबल है, बहुत कम चांसेस है, तो क्यों मैं उस रिस्क के लिए आज काउंटर मेजर्स लगाऊं या इंश्योरेंस लूं या जो भी मिटिगेटिंग स्ट्रैटेजीज काम में लूं। तो जो चीज लीस्ट बॉर्डर, बहुत कम नेग्लिजिबल चांसेस है, उन चीजों को ध्यान ही मत दो, उनको कंप्लीटली इग्नोर कर दो। तो जब आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होंगे तो मैनेजमेंट उस रिस्क को क्या कर देता है? इग्नोर कर देता है। तो ये आपने क्या पढ़ ली? रिस्क मिटिगेटिंग स्ट्रैटेजीज, रिस्क को कम करने की स्ट्रैटेजीज। पहली स्ट्रैटेजी क्या थी? टॉलरेट या एक्सेप्ट द रिस्क, कि जब रिस्क आने के चांसेस बहुत कम हो, उसका इम्पैक्ट कम पड़ रहा हो, तो अपन जानबूझकर उसे एक्सेप्ट करते हैं और टाइम टू टाइम रिव्यू करते हैं कि वो कम ही है ना, ज्यादा तो नहीं है ना। नेक्स्ट, एलिमिनेट द रेस्ट्रिक्शंस। रिस्क क्रिएट हो सकता है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, सप्लायर्स और वेंडर्स। तो टेक्नोलॉजी की जगह प्रोडक्ट्स काम में लेने लग जाओ, रोबस्ट प्रोडक्ट्स, नए सप्लायर्स नए वेंडर्स के साथ काम करने लग जाओ ताकि रिस्क आने के चांसेस कम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या था बच्चे? आउटसोर्स कर दो, अगर वो काम मुझे नहीं आता किसी और को दे दिया, या फिर इंश्योरेंस कंपनी को वो काम दे दिया। फिर ट्रीट मिटिगेट, जब सारे ऑप्शंस खत्म तो कुछ काउंटर मेजर्स लगाओ ताकि उसका इम्पैक्ट कम हो सके। टर्न बैक मतलब उसको कंप्लीटली इग्नोर कर दो, तो उसे क्या कहते हैं? टर्न बैक। आज हमने पढ़ लिया रिस्क मैनेजमेंट की टर्म, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, उसके रिलेटेड टर्म्स और उसकी मिटिगेटिंग स्ट्रैटेजीज पढ़ ली। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा आउटसोर्स कर दो, ये लैपटॉप वैपटॉप सब आप संभालो, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, मैं आपको काम बोल रही हूँ, बस मेरा वो काम करके दो। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, मुझे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना नहीं आता क्योंकि मेरे पास इतना स्किल सेट नहीं है, तो वो रिस्क मैंने ट्रांसफर कर दिया। कुछ लैपटॉप खराब हुआ तो जिम्मेदारी किसकी? आपकी, मेरी कोई जिम्मेदारी। ठीक है, समझ में आ गया? बच्चे इतना ही पढ़ेंगे थ्योरी में, 2 मिनट का ब्रेक, फिर फ्लो चार्ट शुरू करेंगे।